हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू स्टडी स्मार्ट। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन पेपर और उसके सोल्यूशन के बारे में। तो जिन बच्चों ने 2024 का जेई एडवांस पेपर दिया हुआ है तो उनको पता है कि हमारा ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, जो कि यहाँ से नेट से मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है। आपको क्वेश्चन को देखने के बाद मालूम चल जाएगा कि हाँ, इसी टाइप का या यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था। और जो बच्चों ने पेपर नहीं दिया है, अगले साल की तैयारी करने वाले, उनको भी काफ़ी हेल्प करेगा कि कैसे हमारा पेपर आया हुआ है और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल में आपको क्वेश्चन पेपर के अलावा एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाएंगे, और उसी के बाद उसका आंसर भी आपको जो भी आएगा वो निकलेगा। तो यहाँ पे कोई आंसर की बताने वाला नहीं हूँ, बट मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन के बारे में सिखाऊंगा, वो भी सॉल्व करके। तो आइए यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारा जे एडवांस का जो पेपर हुआ था, स्पेशली हम यहाँ पे फिजिक्स पोर्शन की बात यहाँ पे करने वाले हैं। और देखिए, क्योंकि पेपर वन और पेपर टू दो हमारे पेपर होते हैं, तो यहाँ पे आपको टोटल सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलेगा, बट पार्ट वाइज, है ना, क्योंकि ये आप जानते हैं एक वीडियो में बहुत लंबा ही हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा एक ही वीडियो में यहाँ पे देखना पड़े या टाइम लॉस हो, तो इसलिए हम यहाँ पे फिजिक्स के पोर्शन की पेपर वन पेपर टू की काफ़ी सारे यहाँ पे पार्ट्स लेके आएंगे। तो आज इस पेपर यानी कि इस वीडियो में हम पेपर वन के बारे में बात करेंगे। और स्पेशली अगर बात करें तो सेक्शन वन, ठीक है। तो पेपर वन और सेक्शन वन, अब देखिए क्या है, आइए इसके पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। तो जिन बच्चों ने पेपर दिया उनको तो पता है ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, और जिन बच्चों ने नहीं दिया वो भी इनको पता होना चाहिए कि हाँ, कैसे हमको यहाँ पे एग्जाम में यहाँ पे चीज़ें दी रहती हैं। तो बात करेंगे, देखिए पार्ट फिजिक्स की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखिए क्या क्या दिया है। सिंपल सा कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर वन हैज थ्री पार्ट्स: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। क्लियर। और उसके बाद कह रहा है ईच पार्ट हैज ए टोटल 18 क्वेश्चंस, सॉरी 17 क्वेश्चंस डिवाइडेड बाय फोर सेक्शंस: सेक्शन वन, सेक्शन टू, थ्री एंड फोर। अब ये कह रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर बात करें तो देखिए कितना है, 51, क्योंकि आपको पता है 17, अगर 17 है तो तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो 51 आपके क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम मार्क कितना है, देखिए 180, यानी कि आपका 180 मार्क्स का ही पेपर नंबर वन आपको मिलेगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ तो हमको मालूम चल गया यहाँ कितने क्वेश्चन आपको आएंगे, टोटल तो 51 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद अब आपको देखना है कि यहाँ पे 180 मार्क्स का ये पेपर वन होगा, उसी तरीके से पेपर टू भी आपको होगा। अब यहाँ पे जो मार्किंग है सेक्शन वन के, देखिए मार्क्स क्या है वो आप देख लीजिए। तो जो सेक्शन वन आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो है, दिस सेक्शन कंटेन्स फोर क्वेश्चंस, यानी कि आपको आज हम फोर क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए टोटल हमारा ये 12 मार्क का है, यानी कि 12 नंबर का है, यानी कि पक्का है कि थ्री मार्क्स एक क्वेश्चन के आपको मिलेंगे। जैसे कि आप जे मेंस में देखते हैं कि एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको अभी जो पहला सेक्शन है इसमें हम एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या लिया है इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कह रहा है ईच क्वेश्चन हैज फोर ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। फिर उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अभी क्या है, ओनली वन ऑफ दीज फोर ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। यानी देखिए जैसा जे मेंस में आपको होता है पेपर, उसी तरीके से ये जो सेक्शन है यहाँ पे ओनली वन ऑप्शन आपका राइट होगा, जबकि इसके बाद जो सेक्शन आएंगे वहाँ पे मल्टीपल आपके ऑप्शन यहाँ पे राइट होंगे। तो यहाँ पे आपको ओनली वन क्वेश्चन यानी ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद कह रहा है कि फॉर ईच क्वेश्चन चूज द ऑप्शन करस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट आंसर। अब देखिए कैसे इसको मार्किंग दी गई वो आप देख लीजिए। अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं यानी कि +3 लाने हैं तो क्या कह रहा है कि ओनली यानी इफ ओनली द करेक्ट ऑप्शन इज चूज है। अगर आपने सिर्फ एक ही जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज किया तो आपको पूरे फुल मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे 3। और अगर आपने इसको छोड़ दिया, नहीं बिल्कुल आपने इसको छुआ भी नहीं, टच नहीं किया, तो आपको कंफर्म है कि कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इसको सॉल्व किया कोई ऑप्शन आप यहाँ पे टिक लगा के आएंगे और हमारा ऑप्शन अगर गलत है तो उससे हमारा क्या होगा, एक नेगेटिव मार्क आपको मिलेगी जो कि -1 मार्क्स की है। तो यानी कि -1 मार्क्स आपको क्या होगा, नेगेटिव मार्क आपको मिलेंगे। तो ये इस तरीके का ये इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ कैसा हमारा सेक्शन वन यहाँ पे होने वाला है। अब ये इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो पेपर है वो कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर वन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो वन हमारा सिंपल सा है, ये यूनिट डायमेंशन पे बेस्ड है और ये डायमेंशन पे ही हमारे क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, है ना, ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब देखिए यहाँ पे कुछ नाम आए हुए, इनको बड़े ध्यान से आपको देखना है। कह रहा है एक तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात यहाँ पे कर रहा है, उसके बाद कह रहा है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद से ने क्या किया, प्लांक कांस्टेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह मतलब यानी कि जो भी यहाँ पे सिंबल है, देखिए यहाँ पे नाम वाइज दिए हुए कि ई क्या है, चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, उसी तरीके से प्लैंक कांस्टेंट क्या है, एच है, और आपको स्पीड ऑफ लाइट क्या है वो देखिए सी है।
ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि देखिए हमको यहाँ पे जो नेम आए हुए हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इन सभी का आपको डायमेंशन देखिए पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको डायमेंशन नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं आपको क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए यहाँ पे हम पहले यहाँ पे, हाँ, अगर आपको निकालना नहीं आता कि चार्ज का क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की क्या होती है, डायमेंशन, वो आप फिर हमारे अलग से वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कैसे यहाँ पे करना है। फिलहाल भी देख लेते हैं कि अगर हम चार्ज के बारे में बात करें, यानी कि जो भी हमको ई के फॉर्म में दिया है, तो ऐसे लिख लेते हैं कि हमारा जो चार्ज है इसकी देखिए मैं डायमेंशन लिखने वाला हूँ। इसकी जो डायमेंशन होती है 80, ए करंट को डिनोट करता है और टाइम को टी, यानी कि टी डिनोट करता है। तो चार्ज का आपको जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, वो देखिए 80 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात यहाँ पे करें, अगला हमारा एप्सिलॉन नॉट है। तो एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं कि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। तो इसका देखिए डायमेंशन क्या होगा, इसका हमारा डायमेंशन होता है एम की पावर -1, उसके बाद एल की पावर -3, टी की पावर 4, यहाँ पे टी की पावर 4 होता है, और ए की पावर 2। या आप अलग से निकाल कर भी देख सकते हैं। तो हमारी एप्सिलॉन नॉट का देखिए क्या होता है, डायमेंशन होता है। तीसरा देखिए यहाँ पे नाम आया प्लांक कांस्टेंट, यानी कि एच। अगर तीसरा यहाँ पे नाम आया तो इसका भी आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन क्या होता है। देखिए एम एल स्क्वायर और टी की पावर -1, ये आपका प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है। और अगला है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि सी। तो आप जानते हैं कि स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, एल टी-1 होता है। तो आपको सबसे पहले जो चारों नाम यहाँ पे आए हुए हैं, इनको डायमेंशन अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको डायमेंशन नहीं पता, पक्का है आप क्वेश्चन ये नहीं बना पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने डायमेंशन लिखा। अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे ये दिया है कि द इफ द डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज रिटन एज, ये देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपको ये सिंबल्स दिए गए हैं इनको इस ग्रुप में लिखना है। और ये ग्रुप भी क्या है, ये ग्रुप आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। मतलब कहने का है ये कि यहाँ पे मैं देखिए लिख देता हूँ, ई लिखा मैंने और ऊपर अल्फा लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए एप्सिलॉन नॉट लिखा है, इसके ऊपर बीटा लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे एच, यानी प्लांक कांस्टेंट, इसकी पावर यहाँ पे गामा लिखा हुआ है, और लास्ट में सी है, इसका पावर क्या है देखिए डेल्टा है। ये बोल रहा है कि ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगर डायमेंशन लेस बोल रहा है तो या तो इसको 1 के बराबर कर दो, या तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम हर एक लेटर लिखेंगे, इसके ऊपर हम लिखेंगे 0, यानी कि M0, L0, T0 और A0, है ना। तो आपको ही पता है डायमेंशन लेस, या तो आप 1 यहाँ पे पुट कर दीजिए, या तो आप लेटर लिख के उसके ऊपर 0 यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए। अब देखिए जो आपने डायमेंशन यहाँ पे याद रखा है, आइए उनको मैं यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ई का डायमेंशन क्या था, देखिए देखिए मैं इसको एनालिस कर लूँ ताकि कहीं ना कंफ्यूजन आपको ना हो जाए। अब देखिए ए हमारा जो है, इसकी डायमेंशन आप जानते हैं 80 होता है, तो यहाँ पे 80 लिखेंगे। अब क्योंकि इसकी होल पावर क्या है देखिए अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा लिख लीजिए। उसके बाद देखिए एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट का हमारा डायमेंशन क्या है, M-1, L-3, उसके बाद T4, और यहाँ पे A2। और इसकी देखिए पावर क्या है, इसकी पावर है बीटा, तो आप यहाँ पे बीटा लिख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए एच आपका लिखा है M-L2। उसके बाद देखिए T-1, उसकी देखिए पावर क्या है, गामा है। उसके बाद लास्ट है सी, और आप जानते हैं कि सी क्या है, L-T-1 की पावर डेल्टा। यहाँ पे आपने लिखा, उसके बाद आप जैसे कि लिखा हुआ कि M0, फिर L0 और T0 और A0, आप इसको लिख लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे इतना लिखने के बाद अब आपको एक ग्रुपिंग बनाइए। जैसे कि आप पहले M लिखिए, तो M यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो देखिए M कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे M आया तो यहाँ पे हो जाएगा M क्यू। देखिए यहाँ पे -1 है, लेकिन बाहर देखिए होल पावर का बीटा, तो ये सब के ऊपर बीटा आ जाएगा। तो कह सकते हैं M के ऊपर क्या है, देखिए माइनस का बीटा निकल के आया। कि अगर मैं यहाँ पे लिखे तो M के ऊपर माइनस का बीटा आया। उसके देखिए M यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो M के ऊपर देखिए गामा आया, तो यानी कि माइनस बीटा प्लस गामा, ये लिख सकते हैं। बस M आपको 2 ही बार आया है, तो यानी कि M की जो होल पावर हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस बीटा और प्लस गामा। अब इसके बाद आइए L का ग्रुपिंग हम देख लेते हैं। तो L के ऊपर देखिए क्या है, यहाँ पे -3 है, पावर बीटा है, तो यानी कि हो जाएगा -3 बीटा। उसी तरीके से अगर आप आगे देखेंगे L आपका और कहाँ रिपीट हुआ, देखिए यहाँ पे, तो L2 है, यहाँ पे गामा है, तो यानी कि प्लस का 2 गामा यहाँ पे ऐड कर दीजिए, क्योंकि इसकी पावर क्या है देखिए प्लस का 2 गामा हो गई। उसके बाद देखिए आगे क्या है यहाँ पे, ठीक है, बस आपका यानी कि एल भी देखिए 2 बार हमारा रिपीट हो रहा है ना। यहाँ पे एक सेकंड टाइम पे रिपीट हो रहा है और एक आपका थर्ड में, अच्छा एक यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये देखिए एल आपका ये भी दिया हुआ है। तो एल के बाद देखिए क्या होगा, डेल्टा हो जाएगा, यानी कि प्लस में आप डेल्टा लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे एल हमारा यहाँ पे 3 पावर के फॉर्म में आ रहा है। उसके बाद ये टाइम को देख लेते हैं। अगर टाइम यहाँ पे देखेंगे तो टी बराबर देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए अल्फा मिला, टी की पावर अल्फा है, तो यहाँ पे अल्फा लिखिए पहले तो। उसके देखिए यहाँ पे टी की पावर 4 है, 4 बीटा लिखिए, यानी कि +4 बीटा आपने यहाँ पे लिखा। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस का गामा आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए क्या आएगा, माइनस का डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपका ए बचेगा, तो ए के ऊपर देखिए क्या आएगा, यहाँ से आपको अल्फा मिला, देखिए अल्फा है, तो यहाँ से आपको अल्फा मिल जाएगा। और ए देखिए यहाँ पे आ रहा है +2 बीटा, तो यहाँ पे आपका आएगा 2 बीटा। बस आपको सारे खत्म हो गए, तो इसको हम इक्वल करेंगे M0, L0, T0, A0।
बस ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना। आप देखिए कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे आप देखिए m के ऊपर जो पावर है और उधर m की पावर 0 है, यानी दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए। तो क्या आपकी इक्वेशंस क्या बनेगी? पहली इक्वेशन आपकी बनी क्या आएगी यहाँ पे कि माइनस बीटा और प्लस गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहला इक्वेशन ये देखिए मिला, आप देख लीजिए कैसे मिला है ना, m की पावर को मैंने कंपेयर किया तो माइनस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो अगर आपको देखें तो बीटा और गामा आपस में क्या है, इक्वल आ गए, है ना, क्योंकि आप उसको भेजेंगे तो ये एक हमको एक रिलेशन पता चल गया कि जो बीटा और गामा ये आपस में क्या है, इक्वल आ गए। अब इसके बाद हम एल को अगर देखें तो देखिए एल को देखने में क्या लिख रहा है, माइनस का 3 बीटा प्लस 2 गामा और प्लस डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3 बीटा प्लस का 2 गामा और प्लस का डेल्टा बराबर में 0। ओके, फिर से एक बार देख लीजिए, माइनस का 3 बीटा प्लस का 2 गामा, हाँ प्लस का 2 गामा प्लस डेल्टा। अब क्योंकि आप जानते हैं क्या कि यहाँ से हमारा बीटा गामा बराबर होता है, तो इसका मतलब ये कि बीटा को हम ये गामा मान सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या मिला, तो 3 गामा, उसके बाद प्लस का 2 गामा और प्लस का डेल्टा बराबर 0। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, माइनस से गामा हुआ क्योंकि 3 गामा में से 2 कम हो गया, और प्लस डेल्टा बराबर 0। तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि गामा और डेल्टा भी क्या है, बराबर है। मतलब ये देखिए तीन चीजें बराबर है आपस में, कौन कौन सी देखिए, गामा सॉरी बीटा गामा और डेल्टा, है ना, बीटा गामा और डेल्टा आपके तीनों बराबर है। ऐसे आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए जो हमारा यहाँ पे रिलेशन है उसके हिसाब से क्या है, वहां पे देखेंगे क्या लिखा है, देखिए अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे है अल्फा प्लस 4, हाँ बीटा, अल्फा प्लस 4 बीटा है, उसका माइनस गामा और माइनस का डेल्टा, इसको भी हम 0 के यहाँ बराबर कर लेंगे। अब इसको देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, अल्फा को ऐसे रहने दीजिए, बीटा आप जानते हैं गामा के बराबर है, तो यहाँ पे कन्फर्म ये 4 गामा हो गया, तो यहाँ पे देखिए 4 गामा, यहाँ पे ऑलरेडी गामा है। अब देखिए डेल्टा भी गामा के बराबर है, तो यहाँ पे आपका माइनस का गामा आ गया बराबर 0। तो यहाँ पे देखा जाए तो अल्फा और प्लस का 2 गामा बचेगा, है ना, प्लस का 2 गामा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो कि अल्फा जो होगा वो हो जाएगा माइनस का 2 गामा के। तो ये आपने देख लिया कि हाँ हमारा अल्फा और गामा में एक ये रिलेशन है। अब आगे एक लास्ट और देख लेते हैं कि हमारा रिलेशन क्या आएगा। तो अगला देखिए लास्ट रिलेशन क्या है, ए के ऊपर देखिए अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 0 कर दीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो अगला आएगा तो अल्फा, अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से देखिए अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है, तो अल्फा बराबर में माइनस का 2 बीटा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमने क्या किया, हर चीज का देखिए रिलेशन हमने बना लिया, है ना। अब आपको अगर देखा जाए, हमको इन चारों में रिलेशन यहाँ पे निकालना है कि भाई अल्फा बीटा गामा जो भी है इनका आपस में मतलब वैल्यू क्या आ रहा है, यानी कि आपको अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा और ये डेल्टा, देखिए यही पूछा गया एग्जाम में, है ना, कि इसका क्या वैल्यू आएगा, वो भी एन के फॉर्म में आएगा। अभी आपको एम बता देता हूँ मैं, एन के एक्चुअल में। तो एक काम करिए, आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। अगर आपने इन चारों का रेशियो निकाल लिया ना, तो इनका फिर वैल्यू निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखिए अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का रेशियो में निकालूँ, तो एक काम करिए, अल्फा को अगर मैंने मान लिया कि अल्फा चलिए, है ना, अल्फा एक मैंने सिंबल दे दिया। अब सोचिए बीटा की हम क्या लिखेंगे। अब आप जानते हैं यहाँ से देखिए बीटा अगर यहाँ से मैं निकालूं तो अल्फा माइनस को 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि बीटा को हम लिख सकते हैं कितना, अल्फा अपॉन माइनस का 2 बीट माइनस का 2, है ना। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रेशियो नहीं निकाल रहा हूँ, एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू को निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप एक रेशियो निकाल लो, उसके बाद फिर रेशियो में एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए अल्फा मैंने लिखा, अल्फा जी अल्फा लिखा, बीटा का जो रिलेशन अल्फा के साथ में वो क्या निकला, देखिए बीटा इक्वल टू माइनस का 2। अब वहां पे देखिए गामा कैसे निकालेंगे, अब क्योंकि गामा भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए गामा इक्वल टू सॉरी अल्फा इक्वल टू माइनस का 2 गामा, तो कंफर्म है कि गामा इक्वल टू क्या है, गामा इक्वल टू आ जाएगा अल्फा अपॉन में माइनस का 2 आ जाएगा। अब लास्ट में देखिए डेल्टा है, तो डेल्टा देखिए कैसे लिखेंगे, क्योंकि डेल्टा हमारे गामा के बराबर होता है, तो पक्का जो गामा आया वही आपका डेल्टा भी आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, अल्फा अपॉन माइनस का 2 आएगा। तो इस तरीके से देखेंगे अल्फा अल्फा चारों से कैंसिल हुआ, तो कुल मिला के यहाँ से क्या बचा, देखिए वहां से 1 अपॉन में माइनस का हाफ, माइनस का हाफ और माइनस का हाफ। अगर मैं पूरे में 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं देखिए, तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा देखिए -1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1। ओके, इस तरीके से आपका निकल के सामने आ रहा है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर हमने रेशियो यहाँ निकाला नहीं, अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है क्या दिया कि एन इज ए नॉन जीरो इंटीजर। अगर हम आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं सोचूं आपको कि इनका हर एक का वैल्यू निकाल लिया, तो अगर मान लेता हूँ मैं, अगर हर एक में नंबर में मैं एन से मल्टीप्लाई करूँ, तो देखिए अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, देखिए अल्फा की वैल्यू आ गई 2n, जहाँ पे एन क्या है, एक नॉन जीरो हमारा एक इंटीजर है। अगर मैंने कहा बीटा देखिए क्या आएगा, तो देखिए बीटा क्या आएगा, माइनस का एन आ जाएगा, है ना, माइनस का 1n कह लो या फिर माइनस का एन कर लो, बात वही है। उसके देखिए हमारा गामा क्या आ रहा है, तो गामा भी हमारा देखिए माइनस का एन आ रहा है।
है ना, माइनस का 1n यानी कि माइनस का, और डेल्टा देखिए क्या आ रहा है, तो डेल्टा भी हमारा आ रहा है माइनस का n आ रहा है। तो इस तरीके से हम देखेंगे अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या रहता है कि आपका 2n आएगा, कॉमा करके माइनस n आएगा, फिर माइनस आपका n आएगा और माइनस n आएगा, यानी कि लास्ट के दो जो तीनों है वो माइनस n आएंगे, और पहला वाला आपका आएगा 2n आएगा। तो दैट मीन्स हम देख लेते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा मैच करेगा। अब देखिए अगर हम ऑप्शन को ध्यान से यहाँ देखिए तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए कौन सा पहला देखिए मैच कर रहा है, फर्स्ट 2n आएगा, उसके बाद माइनस एन और माइनस एन। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो अगर आपने इसको राइट किया तो आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको समझाने के लिए काफी टाइम लग गया है ना, जबकि ऐसा नहीं कि ये जब आपको ऑलरेडी पता होगा कैसे करना है तो ये बहुत जल्दी, यानी 2 से 3 मिनट में आप इसको और भी जल्दी यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि फटाफट आपने कंपेयर किया और बहुत, देखिए इसमें कोई कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि आपके देखिए लगभग सब बराबर आ रहे हैं, तो ये आपको बहुत जल्दी ये पेपर सॉल्व हो जाएगा। बट मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बहुत एक एक पॉइंट्स को समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम आपको दिख रहा है। अब आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखिए क्या है, इसमें बोल रहा है कि एन इन्फिनिटी लॉन्ग वायर लोकेटेड ऑन द जेड एक्सिस कैरीज ए करंट आई अलोंग द प्लस जेड डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे समझिए इस क्वेश्चन को, पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। अगर आपसे इसका डायग्राम बनाने को कहा जाए तो आपको पता है कि हम लोग एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन ड्रॉ करते हैं ये आपकी एक्स एक्सिस होती है ना। उसी तरीके से अगर हम वाई को ड्रॉ करें तो देखिए वर्टिकल लाइन हमारी क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। और अगर हम इसी देखो इसको ओरिजिन अपन लोग मानते हैं तो इसके देखिए बाहर, यानी कि अगर करें कि स्क्रीन से बाहर, आप ऐसे मान लीजिए स्क्रीन से बाहर क्या होता है प्लस जेड, और स्क्रीन के अंदर देखिए क्या होता है माइनस जेड। तो इसको देखिए मैंने यहाँ पे डॉट बना के छोड़ दिया, अभी डॉट समझ जाइए कि ये स्क्रीन से बाहर कहीं ना कहीं निकल रहा है पॉइंट, है ना, ये आपकी जेड एक्सिस हो गई। तो वही आपको करंट का डायरेक्शन दिया कि हमारा प्लस जेड में करंट हमारी फ्लो कर रही है, बाहर की तरफ डायरेक्शन हमारी फ्लो कर रही है। अब यहाँ पे चलिए तो हो गया हमारा, ठीक है, एक वायर हमको ये देखिए ये क्या, ये वायर है आपका, ये जो पॉइंट है ना ये आपको वायर मैंने शो किया हुआ है जो कि बाहर की तरफ करंट फ्लो कर रही है। अब दूसरा एक और वायर है जो कि कह रहा है कि ये तो देखिए हमारा जो मैंने वायर बताई इन्फिनिटी लॉन्ग है, लेकिन अगला जो कह रहा है कि द सॉरी यहाँ पे कह रहा है हाँ प्रोड्यूसर्स है मैग्नेटिक फील्ड, पक्का ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट देखिए कि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रल निकालना है वो कहाँ से कहाँ तक, तो कह रहा माइनस का रूट 3a, से लेकर a,0। तो अब इसके देखिए कोऑर्डिनेट समझिए क्या है, तो जेड वाला तो देखिए दोनों में जीरो जीरो है, मतलब हमारा ये जेड प्लेन पे नहीं, ये हमारा एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। और आप जान रहे हैं कि जो मैंने डायग्राम बनाया एक्स वाई प्लेन पे ही है। तो कुल मिला के देखिए क्या है यहाँ पे आपका लगभग लोकेट करेगा क्या, माइनस का रूट 3a और कॉमा ए, ये क्या है देखिए ये डिस्टेंस है वर्टिकल, और ये रूट 3a ये आपके देखिए डिस्टेंस है ये वाली, है ना। तो फिलहाल ये देखिए एक पॉइंट अपना हो गया। अब इसी तरीके से मैं ए अगर कॉमा ए बनाऊंगा तो यहाँ पे लगभग ये पॉइंट आपका आ जाएगा a,a, ठीक है। तो मतलब कि हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मैग्नेटिक फील्ड जो भी आएगा उसको हमें इंटीग्रल करना है, ये समझ लीजिए आप कि हमें सिर्फ इतने पार्ट को इंटीग्रल करना है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करना है। अच्छा अब बात आ रही है कि अगर इतने पार्ट को हमें ऐड करना है तो ये जो हमारा पार्ट बन रहा है किस एक्सेस में आ रहा है, देखिए स्पेशली एक्स एक्सेस में ही आ रहा है ना, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सेस में ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि जो तुम्हारा ये डीएल है ना इसको हम डीएक्स लिख सकते हैं, ठीक है, जो डीएल हमारा है इसको हम डीएक्स लिख सकते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको अगर हम अच्छे से निकलें तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल हमको पूछा गया है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बी और डीएल की हम डीएक्स लिख सकते हैं, डीएक्स और कॉस थीटा, या फिलहाल चलो डीएल रहने देते हैं डीएल। तो यहाँ पे हमने इसको बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को तोड़ दिया बी डीएल और कॉस थीटा में। अब बात यह आ रही कि हमको इसी पार्ट का पूरा लाइन इंटीग्रेशन करना है, यानी कि हमको जो वायर दिया है इसको, अब इसमें एक्चुअल में क्या करते हैं हम लोग से इंटीग्रेशन करने के लिए हम एक छोटा सा कोई पार्ट ले लेते हैं पहले। अब चाहे इधर ले लीजिए लेफ्ट में चाहे राइट में, मान लेते हैं हमने इतना देखिए इतना पार्ट हमने ले लिया, एक हमने देखिए मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, एक मैंने छोटा सा पार्ट है, कहाँ से ले रहे हैं देखिए समझिए। हमने जो पार्ट है ये देखिए आपको पता है कि ए के बराबर है ना, क्योंकि ये आपको कोऑर्डिनेट्स के दिए ए। मैंने यहाँ से क्या किया है एक्स डिस्टेंस दूर देखिए मैंने यहाँ पे डीएक्स एक पार्ट ले लिया। अगर आपने जो डीएक्स पार्ट लिया है तो पहले इसका हम निकाल लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, उसके बाद हम इसके कोऑर्डिनेट जो भी दिए यहाँ से यहाँ तक हम इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे देखिए a, है यहाँ पर। तो आप पहले इस dx की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको निकालते हैं। तो आप पहले ना dx को इससे अपने वायर से मिला दीजिए, ये देखिए ये आपका वायर है जो कि पता होना चाहिए कितना दूर पे है। अगर आपको इसकी पूछी जाए ये डिस्टेंस कितना है तो आपको पता होना चाहिए √a² प्लस x², है ना, ये देखिए। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमने देख लिया कि हाँ अगर हमको ये यानी जो dx है इसका अगर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो dl है ना उसको यह लिखना पड़ेगा dx, क्योंकि अपन लोग dx की वजह से निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। और यहाँ पे लिखिए कॉस थीटा।
अब इसका इंटीग्रेशन देखिए कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो dx का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए इधर आपका आएगा माइनस का √3a, और कहाँ तक, तो a तक। तो ये इसकी देखिए लिमिट बन जाएगी कि हाँ यहाँ माइनस के √3a से लेकर हमको a तक का यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे देखिए b कैसे निकालेंगे, अब आपको इसका भी देखिए कॉन्सेप्ट पता होगा, इसलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी वायर बहुत इन्फिनिटी लॉन्ग है और आपको d डिस्टेंस दूर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, तो डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की तो आप जानते हैं कि b इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2I/d, या फिर ऐसे कर लेंगे कि 2 से यहाँ पे हटाइए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए सीधे, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I/d। अब ये d क्या चीज़ है, d आपका है डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू द पॉइंट। ये तो ये हो गया मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। दूसरा अगर पूछा जाए यहाँ पे जो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, तो आपको पता है कि डायरेक्शन हम जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं, राइट हैंड पाम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए अगर हमारी इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है तो पक्का है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी, वो इनसाइड हो जाएगी। ये भी आपको ऑलरेडी पता होगा। तो यहाँ पे देखना है अपने को कि हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो हमारा देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है बी, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाइए। बी का मतलब हुआ कि म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई लिखिए। करंट हमारी क्योंकि आई फ्लो कर रही है और यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस, तो आपको पता है कि डिस्टेंस कितना, देखिए ये वाला, तो डिस्टेंस आपका है यहाँ पे √a² और प्लस x², है ना, यहाँ पे आपने लिखा। दूसरा है पक्का यहाँ पे dx, मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब लास्ट बच रहा कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा एक्चुअल में है क्या, ये कॉस थीटा आपका है, ये एंगल है, एंगल किससे किसके बीच का, तो मैग्नेटिक फील्ड और dx के बीच का, है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड और dx के बीच का एंगल अगर आपको निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है यहाँ पे हम पाम रूल का इस्तेमाल करें तो आपको जो इस पे मतलब आपका आएगा परपेंडिकुलर, तो यानी कि ये देखिए इधर, ये कह सकते हैं ये हमारा कहीं ना कहीं क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की देखिए डायरेक्शन हो रही है, ये मतलब इस तरफ आपको स्पेशली रहेगी। तो अगर आपको यहाँ पे देखेंगे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो अगर आपसे यहाँ पे कहा जाए तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, इसको आप थीटा मान लीजिए, इस एंगल को आप थीटा मान लीजिए, तो या फिर इसको भी कह सकते हैं, ये भी आप क्या है देखिए थीटा बन जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा क्या है कि ये जो एंगल है ना ये आपका थीटा। अब इस एंगल को देखिए कैसे निकाला जाए, अगर आपसे पूछा जाए अगर ये थीटा है तो देखिए फिर ये एंगल क्या होगा, देखिए ये भी आपका थीटा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका थीटा तो ये आपका पूरा 90 है यहाँ पे, तो ये आपका देखिए थीटा हो जाए। तो यहाँ पे अगर थीटा अप्लाई करें तो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए बेस कितना है आपका, तो अगर थीटा को आप मान के चलेंगे तो बेस हमारा तो ए हो जाएगा, तो यहाँ पे ए लिखिए, और हमारा हाइपोटेनियस क्या सेम ही होगा, a² और प्लस x², ठीक है। और लिमिट आप लगा दीजिए माइनस का √3a से कहाँ तक, ए तक। तो ये चीज़ आपको समझना है, तो ये आपका कंप्लीट आ जाएगा बी वेक्टर, यानी कि जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड आपकी निकल के आ रही है वो आपको यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको खाली समझना है कि हाँ बी जो डीएल है इसको हम लिखेंगे बी डीएल कॉस थीटा, और डीएल की जगह हम क्या लिखेंगे डीएक्स, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा वायर एक्स एक्सिस में आ रहा है। अब आपको बी का जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिक फॉर्मूला उसको अप्लाई करिए आप। उसके बाद जो dx है वो मैंने यहाँ पे डेज के फॉर्म में लिखा, और यहाँ पे जो थीटा होता है वो b और dx के बीच का एंगल है, वो आप देख लीजिए कि कैसे हमारा एंगल बन रहा है। तो ये थीटा अगर यहाँ पे मैंने माना तो ये भी आपका कहीं ना कहीं थीटा हो जाएगा, और आप थीटा के यहाँ पे वैल्यू को निकाल दीजिए। अब यहाँ पे चलिए इंटीग्रेशन करके देखते हैं। तो आइए इसके बाद हम अगली नेक्स्ट हम स्लाइड में इसको लिख लेते हैं दोबारा से कॉपी करके कि क्या क्या हमको टर्म मिला। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन क्या आया, माइनस का √3a से कहाँ तक, ए तक। उसके बाद आगे क्या लिखा है, म्यू नॉट बाय 2 पाई, और यहाँ पे आई, और डिस्टेंस कितना था देखिए √a² और प्लस x²। अब कॉस थीटा की देखिए वैल्यू क्या थी, a थी, अपॉन में √a² और प्लस x², और ये dx था। अब देखिए क्या क्या कांस्टेंट हमारे टर्म है जो बाहर आएंगे, तो आपका देखिए म्यू नॉट आई ए अपॉन में 2 पाई, ये तो आपका बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन के अंदर देखिए क्या बचेगा, इंटीग्रेशन के अंदर देखिए यहाँ पे रूट और रूट आपका हट जाएगा, तो a² और प्लस x² ये आपका आएगा, और ये आपका dx हो जाएगा। और यहाँ पे आपका रहेगा माइनस का √3a से a तक आपको मिलेगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब आपको ये समझना है कि ये किसका इंटीग्रेशन देखिए होता है, ये आपका जानते हैं मैथमेटिक्स में आपको पता है कि ये हमारा इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई। उसके बाद इसका अगर इंटीग्रेशन हम लोग करें तो यहाँ पे आएगा 1/a आ जाएगा, और यहाँ पे लगाइए tan इनवर्स x/a। अब और लिमिट अप्लाई कर दीजिए, कहाँ से, माइनस √3a से a तक। अब देखिए ए से इसको आप हटा भी सकते हो, तो यहाँ पे बनेगा अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन में ये 2 पाई आपका आया। उसके बाद हम आगे देखेंगे ए की जगह, सॉरी एक्स के पहले ए लिखेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएंगे, tan इनवर्स 1 आ जाएगा। और उसके बाद फिर देखेंगे इतना होने के बाद माइनस लगा लीजिए,
और लोअर लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स यहाँ पे आएगा माइनस का √3, क्योंकि ए से ए फिर क्या होगा, कैंसिल होगा। तो इस तरीके से आप देखें तो माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, तो आपको पता है कि यहाँ से मिलेगा μ0 I/2 पाई। और देखिए tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है, देखिए ये आपका 45 डिग्री होता है, तो यहाँ पे π/4 इसको लिख सकते हैं, π/4। और ये माइनस आपका बाहर निकल के आ गया, ये देखिए, तो आपका √3 होता है 60 डिग्री, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं π/3। तो ये अपना ये हो जाएगा π/3। अब इसको खाली सॉल्व कर लेते हैं। अगर सॉल्व यहाँ पे करेंगे तो हमारा देखिए क्या होगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि μ0 I/2 पाई, और हमारे जो ब्रैकेट में अगर हम इनको ऐड करें तो आ जाएगा 7π/12। अब इसमें देखिए पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए, तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 7 μ0 I, और यहाँ पे 12 का डबल होएगा 24। ये देखिए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन आएगा वो 7 μ0 I/24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए देखिए। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नॉट आप जानते हैं कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, ये आइए समझते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि 2 बीड्स ईच विद चार्ज q एंड मास m आर ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर हुप ऑफ रेडियस r। ठीक है, फिर कह रहा है वन ऑफ द बीड इज ग्लूड टू द हुप एट सम पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट पे हो सकता है। कह रहा है व्हाइल द अदर वन परफॉर्म स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अलोंग द हुप। तो कह रहा था स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन इज गिवन बाय। अब देखिए क्वेश्चन आपका ये है, आपको कहीं ना कहीं ऑसिलेशन पे बेस्ड है, मतलब आपको कहीं ना कहीं ऑसिलेशन करा करके दिखाना है। अब ये कैसे देखिए डायग्राम बनेगा वो समझिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक हुप की बात किया, एक आपका सर्कुलर हुप है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, तो आप एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे सर्कल बना दीजिए। ठीक है, जिसके आप जानते हैं रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर है, और ये इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। अब कह रहे इस हुप में क्या हमारे 2 बीड्स हैं, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि एक आपका जो बीड है वो कहीं पे भी आप रख सकते हैं। मान लिया यहाँ पे मैंने एक बीड रख दिया, तो आपका यहाँ पे जो इसका चार्ज क्या है वो देखिए क्यू है, और इसका जो मास है वो देखिए स्मॉल एम आपको दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है कि हमारा जो यहाँ पे हुप है, सॉरी बीड है, वो क्या कर रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है। तो अब आप देखिए ऑसिलेट कराने के लिए समझना पड़ेगा कि हम इसको रखें कहाँ। तो सबसे पहली बात आ रही है, अगर मैं यहाँ पे देखिए रखूंगा इस जगह पे, है ना, सेकंड वाले को, ये देखिए आपका ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो आपको पता है कि यहाँ पे दोनों पे कह रहा है कि सेम चार्जेस हैं, ईच विद चार्ज क्यू एंड मास एम। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे इधर की तरफ इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये ऑसिलेट देखिए नहीं करेगा। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, इसको ऑसिलेट कराने के लिए थोड़ा सा ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे, क्योंकि इसकी मेन पोजीशन भी देखिए, ये इसकी मेन पोजीशन है। तो मेन पोजीशन अगर ये है, अगर मैं मान लेता हूँ तो यहाँ से इसकी जस्ट सामने रखा हुआ है, तो ये ऑसिलेट नहीं करे। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा कहीं अदर जगह पे रखते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर रख देते हैं, देखिए यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रखेंगे पहली पोजीशन में तो क्या होगा, यहाँ पे आपको मालूम है कि ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, और इस पे क्या होगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो क्या होता है, सेंटर टू सेंटर होता है। यानी कि इस तरीके से माने अगर ये सेंटर टू सेंटर फोर्स होता है, तो एक इधर लगेगा, एक बार इधर लगेगा, तो कुल मिला के ये आपस में बैलेंस रहेंगे, यानी कि ये कहा जा सकता है ये ऑसिलेशन नहीं करेंगे। जबकि अगर हम बात करें कि अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे मान के चलते हैं, यहाँ पे मैंने रखा, अगर यहाँ पे देखिए रखेंगे तो आप एक काम करो, इसको पहले तो यहाँ से मिला दो, देखिए यहाँ। ठीक है, ये मान लीजिए। तो पहली बात तो ये जो डिस्टेंस है, देखिए ज़्यादा देखा जाए आपकी छोटी डिस्टेंस नहीं, बिकॉज ये जो एंगल आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही छोटा एंगल होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि थीटा है, बस यहाँ पे क्या है, इसके सामने आपको नहीं रखना है, थोड़ा सा एंगल बना के मैंने मान लिया थीटा पे रखना है। तो अब आपको देखिए इस पे क्या होगा, इस पे एक फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है किधर लगेगा। अब लेकिन ये आपका यहाँ पे ऑसिलेट कैसे करेगा वो देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर इस पे देखा जाए सेंटर से अगर इसको मैं मिलाऊं, है ना, तो देखिए सेंटर से अगर इसको मैं मिला लूँ, देखिए कोई ना कोई एंगल बना रहा है ये देखिए। इसको हम फिर से आपको दिखा देते हैं डायग्राम से। यहाँ पे अभी जहाँ पे मैंने इसकी पोजीशन माना हुआ है, इसको हमने यहाँ से इसको मिलाते हुए ऐसा आपको दिखाया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, देखिए ये क्या हो रहा है, ये आपका एक एंगल बना रहा है सेम। अब ये अगर एंगल बना रहा हो थीटा, आपको एंगल पता है कि बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे अगर ये पार्ट देखा जाए, ये भी देखिए रेडियस के बराबर है, और ये भी आपकी क्या है, रेडियस के बराबर। तो पक्का ये एंगल क्या होगा, ये भी आपका थीटा बनेगा, है ना। तो ये भी आपका एंगल क्या होगा, थीटा बनेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जैसे मैंने इसको मतलब आपस में डायमीटर पे नहीं रखा, डायमीटर पे ना रखा कि थोड़ा सा मैंने ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया, इसको एक्स मान लीजिए, एक्स मैंने यहाँ पे
आर्क पे यहाँ पे रखा, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि देखिए ये सेंटर से क्या हो रहा है, एक एंगल बना रहा है। तो इससे क्या होगा कि अब इस पे देखिए दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर आप देखेंगे कि आपका कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा यहाँ पे लगेगा, और जबकि इसके इधर क्या लगेगा, देखिए आपका लगेगा एफ साइन थीटा लगेगा। ठीक है, तो अब यही चीज क्या है जी, देखिए जो आपका एफ साइन थीटा वो क्या कर रहा है, देखिए ये अपने को मेन पोजीशन की तरफ लेके आ रहा है। देख सकते हैं आप कि हमारा ये क्या है, ये आपकी मेन पोजीशन है। तो अब आपने अगर इसके डायमीटर से थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस करके रखा, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि एक एंगल बनने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये इसको डिस्प्लेस करेगा। तो यही चीज क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं आपके ऑसिलेशन कराने के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑसिलेशन कराने के लिए कौन सा फोर्स यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप सीधे कह सकते हैं कि एफ साइन थीटा, है ना, एफ साइन थीटा। और कैसा, ये देखिए नेगेटिव है। अगर हम बात करें एफ जो भी हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस का एफ साइन थीटा, ये हमारा फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे वही देखा जाए कि अगर हमारा ये रिस्पॉन्सिबल है एफ साइन थीटा, तो इसको हम कैसे यहाँ पे देखिए सॉल्व करें। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारा जो एफ है, ये यहाँ पे हम इसको एम ए लिख सकते हैं, जो भी नेट फोर्स हमारा ऑसिलेशन करा रहा है। और यहाँ पे देखिए माइनस का एफ साइन थीटा आपने जो लिखा, क्योंकि आप जानते हैं ऑसिलेशन में जो एफ हमारा होता है वो क्या होता है, माइनस के एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा एफ आर है, ये एम ए मैंने यहाँ लिखा। और यहाँ पे जो माइनस एफ है, ये क्या है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये आपका एफ है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और ये आपका आपका साइन थीटा क्या है, ये आपको पता है कि हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अब यहाँ पे एफ की विधि की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, तो यहाँ पे क्यू इंटू क्यू यानी कि स्क्वायर है। अब डिस्टेंस का स्क्वायर, अब देखिए डिस्टेंस का स्क्वायर आप समझ लीजिए, यहाँ पे आपको बता रही कि दोनों चार्जेस का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है। तो वैसे देखा जाए ये हमारा जो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 2r के बहुत ही क्लोज है, क्योंकि हमने कहा कि थीटा ज्यादा बड़ा एंगल नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम 2r के ही बराबर मानेंगे। तो 2r का अगर स्क्वायर किया जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए 4r स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4r का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, और क्योंकि मैंने एंगल काफी छोटा माना है, तो पक्का साइन थीटा को हम ओनली थीटा मानेंगे, यानी कि इसको हम रेडियन में काउंट करेंगे। जब रेडियन में काउंट करेंगे तो आप जानते हैं कि रेडियन में हमारा एंगल किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है। आर्क अपॉन रेडियस के हम यहाँ पे बराबर मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अगर देखा जाए तो माइनस यहाँ पे आया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। यहाँ पे आर्क का मतलब है एक्स, और जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, देखिए रेडियस का मतलब क्या है, ये आप देख लीजिए, थीटा यहाँ पे आपका एंगल था, ये आपका एंगल थीटा है। ठीक है, ये आपका एंगल थीटा है, तो यहाँ पे ये आर्क भी एक्स के बराबर है, और ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये आपका 2r के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसको यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2r। इतना होने के बाद अब आप देख लीजिए यहाँ पे एम ए है, तो अगर हम ए निकालें तो ए देखिए कितना आएगा, तो ए इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का ऊपर आ जाएगा देखिए क्यू स्क्वायर अपॉन में देखिए क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए 4 × 4, तो क्या हुआ, सेक्शन हुआ, सेक्शन का डबल कितना हुआ, 32 आ गया। यहाँ पे आपको लिखेंगे 32, उसके बाद पाई, और उसके बाद यहाँ पे आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर के, और यहाँ पे एम। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी आपको बच रहा है, तो यानी कि ऊपर आएगा क्यू स्क्वायर, नीचे आएगा 32, उसके बाद पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब है ना, आर क्यूब इंटू एम। तो यहाँ पे आपका आर क्यूब आएगा इंटू एम। अब इसके बाद यहाँ पे एक्स बचा। तो अब आपसे, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि ओमेगा स्क्वायर आपसे पूछ रहा होता है स्मॉल ऑसिलेशन। तो आपको सिंपल सा पता है कि हम लोग जानते हैं कि हमारा ऑसिलेशन में ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर सॉरी ए इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर और एक्स होता है। तो यानी माइनस एक्स को छोड़ के जो भी हमारा बच रहा है वही क्या होता है, ओमेगा का स्क्वायर होता है। यानी कि ये जो टर्म आप देख रहे हैं ना, ये यही हमारा क्या है, ये ओमेगा का स्क्वायर आपको निकल के सामने आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 32 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब और एम। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप देख लिए ऑप्शन हमारे को मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, हमारा जो ऑप्शन नंबर देखिए बी है वो एकदम राइट हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और एम। ठीक है, अब इसको अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो इसको एक बार दोबारा से वीडियो को पीछे रिवर्स करके एक बार उसको दोबारा से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे जस्ट डायमीटर पे नहीं रखना है ताकि वो बैलेंस पे रहेगा, वो मीन पोजीशन पे ही माना जाएगा। थोड़ा सा मुझे एंगल पे रखना है जिससे कि एक कंपोनेंट क्या करेगा, उसको कहीं ना कहीं मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, वही हमारा क्या करता है, ऑसिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम मूव्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ब्लॉक
of mass 5 किलोग्राम moves along a x direction subjected to the force इतना -20x plus 10 न्यूटन with the value of x in मीटर में करें at time t equal to 0 it is at rest at position x equal to 1 मीटर ठीक है द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एट इतना। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू को देखिए पॉजिटिव रखते हैं, अगर आपने x की वैल्यू को देखिए जितना पॉजिटिव रखेंगे ना आपका f देखिए क्या होगा उतना निगेटिव आएगा। सपोज x आपने 0 रखा तो आपका आएगा 10 न्यूटन आएगा, अगर आपने x 1 को रखा तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा माइनस का 10 न्यूटन। इस तरीके से तो आप इसका मतलब ये क्या है कि अगर हम x प्लस की तरफ जा रहे हैं तो हमारा देखिए f हमारा निगेटिव मिल रहा है। तो कुल मिला के ये भी कैसा है, ये भी हमारा ऑसिलेशन पे बेस्ड है ना। तो आप जानते हैं कि f इक्वल टू माइनस है के एक्स, अगर आप x को जितना पॉजिटिव रखेंगे हमारा उतना f कैसा है कि नेगेटिव आएगा। तो ये कहीं ना कहीं एसएचएम की क्वेश्चन होती है। तो कुल मिला के हमारा समथिंग उसी फॉर्मेट में दिया, तो इससे ये हमको बात निकल के आती है कि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या है, एसएचएम पे बेस्ड है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे फोर्स की क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। तो आपको लिखेंगे f इक्वल टू माइनस का 20x और प्लस 10, ये न्यूटन में आपको दिया है। तो आप इसको काम करिए कि पहले एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे बनाइए। तो आप जानते हैं f बराबर ma होता है, ma इक्वल टू माइनस का 20x प्लस 10 और आप देखिए मास कितना आपको दिया है, तो मास आपको दिया 5 kg दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5a इक्वल टू माइनस का 20x और प्लस का 10। तो यहाँ पे ए की देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 4x माइनस का 4x प्लस 2। तो आपने सबसे पहले क्या किया, देखिए यहाँ पे ए का एक निकालिए, अपने एक्सेलेरेशन का एक क्वेश्चन निकाल लिया कि हाँ हमारा जो एक्सेलेरेशन है वो इतना आएगा। अब देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें कि अगर हम पहले इसका देखिए हमें मीन पोजीशन नहीं पता, हमको ये पता चल गया कि हमारा जो पार्टिकल ऑसिलेशन तो कर रहा है। अब ऑसिलेशन कहाँ से कर रहा है, जीरो से कर रहा है कि कहीं और से कर रहा है, हमको ये नहीं पता। तो आपको सबसे पहले निकालना है कि हमारी मीन पोजीशन देखिए एक्चुअल में है कहाँ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे मीन पोजीशन, तो यहाँ लिखेंगे फॉर मीन पोजीशन। अब देखिए मेन पोजीशन में आपको एक चीज पता होगी कि हमारा जो एक्सेलेरेशन होता है वो जीरो होता है ना। जैसे आप जानते हैं कि मेन पोजीशन में हमारी जो वेलोसिटी होती है सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, और जो ए होता है वो जीरो होता है। तो यानी कि अगर हम ए को जीरो मान लें तो हम वहां से हमारी क्या होगी, मेन पोजीशन की वैल्यू को निकल के आ जाएगी। तो आप जानते हैं ए बराबर है माइनस का 4x प्लस 2। तो यहाँ पे पहले तो लिख लेते हैं कि हमारा जो ए है वो आपका क्या है माइनस का 4x और प्लस 2। अब यहाँ पे ए को आप जीरो कर दीजिए तो यहाँ पे निकल के आएगा माइनस का 4x और प्लस 2। तो 4x इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। 2 से आपका 2 टाइम चला गया, यानी x बराबर क्या आएगा 1/2 आया, या हम कहते हैं x इक्वल टू 0.5। मतलब हमारा जो मेन पोजीशन है वो देखिए जीरो पे नहीं है, यानी कि ओरिजिन पे हम नहीं है। अगर हम आपसे पूछें कि हमारा ये मान लेते हैं, यहाँ पे जनरली हम मेन पोजीशन जीरो पे मानते थे, बट अभी यहाँ पे मेन पोजीशन नहीं बल्कि हम यहाँ कहीं है, यहाँ पे इसकी क्या है देखिए मेन पोजीशन है। ठीक है, अगर इसकी मेन पोजीशन है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये इसकी मेन पोजीशन हो गई और कितना दूर पे है, तो यानी 0.5 मीटर पे हमारी इसकी मेन पोजीशन है। एक तो हमको ये बात क्लियर हो गई कि हाँ हमारी 0.5 पे मेन पोजीशन है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारी मेन पोजीशन अगर 0.5 पे है, अब आगे कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। एट टी इक्वल टू जीरो इट इज एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट ऑफ पोजीशन एक्स इक्वल टू यानी कि 1 मीटर, यानी कि जब हमारा टाइम जीरो हुआ है। तो ये कह रहा है कि ये क्या है, यानी कि जब हमने ऑब्जर्व करने से देखिए स्टार्ट किया तो कह रहा है इसकी जो पोजीशन थी वो कहाँ पे थी, वो 1 मीटर पे थी। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि इसको हम लोगों ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं क्या है वो देखिए यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे एक्स आपका 1 यहाँ पे कहीं होगा। देखिए तो कुल मिला के है क्या कि हमारा देखिए मेन पोजीशन तो एक्चुअली ये है, लेकिन हमारा पार्टिकल जब मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के देखिए ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड आपको नजर आ रहा है। ठीक है, मेन पोजीशन से जितना भी आप देखेंगे कि हमारा वो दूर होगा, ये आपकी क्या है एम्पलीट्यूड, यानी कि 0.5 भी इसका क्या होगा एम्पलीट्यूड इसका हो गया। तो इस तरीके से हम अगर देखें कि हमारा यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी कितना आ गया 0.5 आ गया, और इसका जो मेन पोजीशन है वो कहाँ पे 0.5 पे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं यहाँ पे कुल मिला के इसकी डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अभी आपको पता है कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो ए हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा था कि माइनस का 4x और प्लस का 2 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखिए माइनस के 4 को कॉमन करें, अगर तो माइनस के 4 को अगर देखिए हमने कॉमन किया तो यहाँ पे क्या है x और माइनस का 2/4 यानी 0.5 आ जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ये आ रहा है। अब यहाँ पे एक्चुअली में ये देखिए माइनस 0.5 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं हमारा कि ऑलरेडी हमारा पार्टिकल जीरो पे नहीं है, बल्कि कहाँ पे वो 0.5 पे हमारे समय उसकी जो मीन पोजीशन वो 0.5 पे ही है। अगर मान लेते फिर से देखिए वापस से हमारा ये मीन पोजीशन जीरो पे आ जाए तो यहाँ पे ये टर्म अपने आप क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा ए इक्वल टू माइनस का 4x आ जाएगा, जिसको हम मान के चलेंगे कि हमारा जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन में है।
तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये आपको जो इक्वेशन दिया है इसको मैंने समथिंग ऐसे लिखा। अब ये चीज क्या है, देखिए देखा जाए ये भी हमारा एक डिस्प्लेसमेंट का ही इक्वेशन है, बट ये क्या है, ये नया डिस्प्लेसमेंट है। इसको मान लेते हैं कि हम इसको डिनोट कर लेते हैं कैपिटल एक्स से, ऐसे मान लीजिए। जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एक्स से शो करते हैं, ये ओरिजिन पे माना जाता है, बट ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ पे, वो 0.5 पे है। तो इसको हम एक्स से अगर हम डिनोट करें तो यहाँ से अपने को मालूम चल गया कि हम अगर कंपेयर करें, देखिए ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, देखिए 4 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, तो आपकी आ गई 2 आ जाएगी। तो देखिए ये निकालना क्यों जरूरी, क्योंकि आपको यहाँ पे अभी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन और वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है, तो वहाँ पे आप जानते हैं कि ओमेगा का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हमने ओमेगा पहले निकाल के रख लिया कि हाँ हमारा ओमेगा की वैल्यू देखिए 2 आ रही। अब आइए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है। तो आप जानते हैं कि एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होती है। ये सबको पता है कि एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होती है, या फिर कहते हैं कॉस ओमेगा टी होती है यहाँ पे। तो ठीक है, तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है क्या होती है, ए बराबर एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी या फिर ए कॉस ओमेगा टी। बट यहाँ पे ये देखिए टी बराबर 0 पे हमारा पार्टिकल के मैक्सिमम जगह पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वेशन क्या लगेगी, तो यहाँ पे लगेगी कॉस। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या लगेगी, तो नॉर्मल केस में है एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये बात समझ आ रही है कि कॉस को यहाँ पे लगाया, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है ना वो टी इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम पे है, और मैक्सिमम पे क्या होता है, कॉस आता है। अब देखिए यहाँ पे जो आप देखेंगे इसको, सॉरी कैपिटल एक्स है आपका, कैपिटल एक्स है ना, जो आपका अभी निकल के आया ना डिस्प्लेसमेंट ये वाला। तो जो कैपिटल एक्स है वो आपका ए कॉस ओमेगा टी। आप जानते हैं कैपिटल एक्स का मतलब क्या है, एक्स माइनस 0.5 इक्वल टू ए और कॉस ओमेगा टी। तो x की अगर हम यहाँ पे बात करें कि x की हमारी देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आएगी 0.5, उसके बाद प्लस ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले यहाँ पे निकालना है, क्योंकि हमें दोनों पूछा गया क्वेश्चन में, पोजीशन और मोमेंटम दोनों पूछा गया, इसलिए हम यहाँ पे x निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 0.5 आपका निकल के आया, और a भी देखिए कितना है, 0.5 है, और कॉस यहाँ लिखेंगे। और आप जानते हैं ओमेगा का वैल्यू कितना है, देखिए 4 आया, सॉरी 2 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 और t। तो यहाँ से अगर हम देखें कि हमारा यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ गई है, और हमारा पोजीशन मोमेंटम देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि t बराबर पाई बाई 4 पे। तो यहाँ पे बस क्या करो, t की वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं पाई बाई 4। तो यहाँ पे 0.5, यहाँ पे अगेन 0.5, और यहाँ पे लिखेंगे cos 2, और t का मतलब है पाई बाई 4। तो यहाँ पे 2 से आपका कितने बार जाएंगे, 2 टाइम जाएगा, यानी 90। और cos 90 की आप जानते हैं वैल्यू क्या होती है, देखिए वो होती है 0। तो यानी कि अगर cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो कुल मिला के हमारा जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.5 आ जाएगी। तो हमारा देखिए पहला आंसर आ गया कि जो 0.5 मीटर है वो हमारा पोजीशन निकल के आ जाएगा, कि हमारी जो पोजीशन है वो आपकी क्या है, 0.5 है। अब इसके बाद हमसे नेक्स्ट कह रहा है कि बताइए वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी अगर पूछा जाए, सॉरी यहाँ पे मोमेंटम पूछा गया है p। तो आप जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं मोमेंटम आ जाएगा। तो देखिए वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं x बराबर अभी आपने क्या निकाला, 0.5 प्लस 0.5, और यहाँ पे cos 2t, ये आपने निकाला। अब इसका एक काम करते हैं, इसका हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ x क्या बन जाएगा, v बन जाएगा, ये क्योंकि कांस्टेंट टर्म था ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा 0.5, और साइन का सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, सॉरी माइनस साइन होता है, यहाँ माइनस लगा लो, माइनस का साइन 2t इंटू में 2 आएगा, है ना, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो 0.5 से। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आएगा, देखिए माइनस का 1 बचेगा, और यानी कि और उसके बाद साइन 2 लिखेंगे, और टी का मतलब क्या है, देखिए पाई बाई, यानी कि सिर्फ अभी यहाँ फिलहाल 2 टी यहाँ पे कर देते हैं। तो इस तरीके से देखिए वेलोसिटी का हमारा एक क्वेश्चन निकल के आ गया। लेकिन हमें मोमेंटम पूछा गया, तो पी बराबर आप जानते हैं एम वी होता है, और आप यहाँ पे लिख दिए एम का वैल्यू कितना दिया, देखिए 5 kg दिया है, 5 लिखिए, और वी आपका है माइनस साइन और 2, और टी कितना निकालना है, पाई बाई 4 पे। अगेन सेम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करी तो साइन 90 की वैल्यू तो देखिए 1 होती है। तो यहाँ पे देखिए मोमेंटम कितना निकल गया कि आपका मोमेंटम आ गया माइनस का 5। ठीक है, ये देखिए, और वही से इसकी यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपको इसका बन जाएगा यूनिट। तो इस तरीके से आपने पोजीशन और यहाँ पे मोमेंटम कैसे निकाला, वही आपको मैंने बताया कि आप पहले तो एफ की जो इक्वेशन दिया गया है वहां से ए निकाल लो एक्सेलेरेशन, उसका ये चेक करो कि हमारा क्या वो मेन पोजीशन है कि नहीं है, मतलब ओरिजिन है कि नहीं है। अब ओरिजिन आपने यहाँ पे ए को 0 रखा तो पता चला ओरिजिन पे वो नहीं है, यानी कि हमारा जो उसका मेन पोजीशन है वो कहाँ पे है, 0.5 पे है। तो अगर मेन पोजीशन 0.5 पे है, तो आप जो भी हमारा फॉर्मूले होते हैं वो वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारा जो भी है जो नया हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स माइनस का 0.5 आपको लेके चलना है। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका इजिली यह निकल के सामने आ जाएगा।
तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने जो सेक्शन नंबर ए है इसको सॉल्व किया। सेक्शन नंबर ए में मैंने 1 2 3 4 जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने एक एक करके आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पे कैसे कौन सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट अगर है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम इसके आगे के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।